छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के लिए जो भूमि पूजन आज होने वाला है उसके बारे में करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी भूमि पूजन करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे। नवा रायपुर में 51 एकड़ में छत्तीसगढ़ का नया विधानसभा भवन बनेगा। दोपहर 12 बजे सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक इसमें शामिल होंगे। तो नवा रायपुर में 51 एकड़ का विधानसभा भवन बनेगा और सीएम भूपेश बघेल भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और सोनिया गांधी और राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। स्टेट एडिटर धर्मेंद्र जायसवाल हमारे साथ इस खबर पर अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, इस भवन के बारे में बताएं, क्या खासियत इस भवन की होने वाली है? और इसके साथ ही आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने वाले हैं, तो काफी अब कोरोना काल के चलते उतना भव्य तरीके के साथ तो इस भवन को हम देख रहे हैं कि इसका भूमि पूजन तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिशें पूरी रहेंगी। और क्या कुछ खास आज देखने को मिल सकता है? करिश्मा, कोरोना काल में कार्यक्रम भव्य नहीं हो सकता, लेकिन भवन भव्य जरूर होगा। बिल्कुल। भव्य भवन बनाने के लिए कई सालों से इसके नक्शे को लेकर के अलग अलग तरह की राय ली जाती रही है, अलग अलग आर्किटेक्ट से बात की जाती रही है, लेकिन अंततः पुराने महलों जैसा जो राजमहल का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप में ये भवन होगा। 51 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा। मुख्य जो भवन होगा, जो सभा भवन होगा, वो 150 सदस्यों के बैठने लायक सभा भवन बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ में 90 विधायक हैं। आने वाले दिनों में जब छत्तीसगढ़ विधानसभा का सीटों का पुनर्गठन होगा तो ये सीटों की संख्या बढ़कर के 130-135 तक पहुंच सकती है। उससे भी ज़्यादा सीटों की व्यवस्था इसमें की जा रही है। इसके अलावा विधानसभा भवन में तमाम सुविधाएं होगी, वहीं पुस्तकालय होगा, वहीं जिम होगा, वहीं रेस्ट हाउस होगा, वहीं विधायकों के तमाम सुविधाओं के लिए जो अलग अलग चीज़ें होती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे रेलवे का बुकिंग काउंटर हो, ये तमाम चीज़ें वहाँ सुविधाएं रहेंगी। इसके अलावा पूरे परिसर को बहुत आलीशान तरीके से सजाया जाएगा, पूरे परिसर को आलीशान तरीके से विकसित किया जाएगा, पर्यावरण का विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो इस तरीके से उसका विकास किया जाना है कि वो वहाँ सारी सुविधाएं भी, उसके बाद भी पर्यावरण फ्रेंडली हो पूरा ये परिसर, इसका विशेष ध्यान रखा जाएगा। 51 एकड़ क्षेत्र में होगा। आज दोपहर 12 बजे कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जो दोनों सांसद हैं, इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तौर पर मौजूद रहेंगे। और ये कार्यक्रम होगा, लक्ष्य ये होगा कि अगले 2 सालों में इसका निर्माण पूरी तरह से पूरा कर लिया जाए और इस 5वें विधानसभा का अंतिम सत्र नए भवन में हो सके, इसको लेकर के पूरी तैयारियां इस तरीके से प्लानिंग की गई है कि इसी कार्यकाल में नए भवन पर विधानसभा शिफ्ट हो जाए और वहीं से अंतिम सत्र का कामकाज का संचालन हो। जी करिश्मा। चलिए, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीएम भूपेश बघेल, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस भूमि पूजन में शामिल होने वाले हैं। तो भव्य तो नहीं हो सकता, जैसा कि धर्मेंद्र जी ने ये कहा कि कोरोना काल में ये कार्यक्रम भव्य तो नहीं हो सकता, लेकिन कोशिशें यहाँ पे पूरी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 12 बजे भूमि पूजन कार्यक्रम है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी शामिल होंगे। विधायकों की बैठने की क्षमता के अनुरूप सदन का निर्माण होगा। इस भवन की खासियत के बारे में हम आपको बता रहे हैं। मौजूदा के साथ साथ भविष्य की विधानसभा का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे। प्रमुख सचिव के लिए एक कक्ष होगा, मीटिंग हॉल होगा, स्टाफ कक्षों की व्यवस्थाएं इसमें होंगी। अलग अलग कक्ष विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष के लिए बनाए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धर्मेंद्र जी जुड़ने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र में 4 दिनों तक मुद्दों की बारिश हुई। विपक्ष ने युवाओं को रोजगार, सरकारी पदों पर नियुक्ति जैसे मुद्दों पर घेरा। वहीं आखिरी दिन खाद बीज को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने नकली बीज और यूरिया की कालाबाजारी पर चर्चा की मांग की। आखिरी दिन सरकार ने करीब आधा दर्जन संशोधन विधेयक पारित कराए, जिसमें सर्वसम्मति से विधायकों के भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक भी पारित हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में। मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में किसानों के मुद्दे छाए रहे। नकली बीज और यूरिया की कालाबाजारी को लेकर सदन में बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की।
बीजेपी ने खाद बीज में निगम पर कंपनियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा, कंपनियों से अमानक खाद बीज लिया गया है, हजारों एकड़ में धान के बीज अंकुरित ही नहीं हुए। बीजेपी विधायक यूरिया और दूसरे मुद्दों को लेकर सदन में चर्चा कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन आसंदी की तरफ से स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने पर विपक्ष ने सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। पूरे प्रदेश में 15 साल में कभी यूरिया की दिक्कत नहीं आई, लेकिन आज कांग्रेस की सरकार बनने के बाद में लगातार मंत्री जी का यह बयान आ रहा है कि पहले से यूरिया की सप्लाई ज़्यादा हो रही है। आखिर यूरिया कहाँ जा रहा है? कालाबाजारी उसकी हो रही है, सरकार रोक पाने में सक्षम नहीं है। आज अंबिकापुर संभाग पूरा देख लीजिए, बिलासपुर देख लीजिए, बस्तर देख लीजिए कि जहां किसानों को यूरिया मिलनी चाहिए, पूरे प्रदेश में यूरिया के संकट है, यूरिया की कालाबाजारी हो रही है और ऐसे लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं, किसान इससे भारी दुखी है। उधर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था से अनुमति के बाद बीजों का वितरण किया गया है। 12,000 एकड़ में धान अंकुरित नहीं होने की बात आधारहीन है। छत्तीसगढ़ में ना तो यूरिया की कमी है, ना डीएपी की कमी है, ना किसी प्रकार की खाद की कमी है। और जहां तक बिलो क्वालिटी की फर्टिलाइजर सप्लाई के बारे में चिल्ला चिल्ला के माननीय अजय चंद्राकर जी प्रश्न कर रहे थे, एक भी उदाहरण अगर देंगे तो दुकान को भी सील किया जाएगा, उसके लाइसेंस को, परमिट को भी निरस्त किया जाएगा। सत्र के अंतिम दिन सरकार का जोर कई विधायकों को पास कराने पर रहा। उनमें छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस नियमन विधेयक 2020, विधायकों के भत्ते और पेंशन बढ़ाने का संशोधन विधेयक जो सर्वसम्मति से सदन में पारित हुआ। इसके अलावा राज्य अल्पसंख्यक आयोग संशोधन विधेयक समेत करीब आधा दर्जन संशोधन विधेयक आखिरी दिन पारित हुए। कुल मिलाकर 4 दिन के अल्प सत्र में सरकार ने अपना बिजनेस पूरा किया, लेकिन इस दौरान विपक्ष भी सरकार पर हावी रहा। वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव से राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई ऐसे इलाके हैं जो बारिश के चपेट में आ गए हैं, जिससे प्रदेश की नदियां, तालाब, बांध पानी से लबालब हो गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ के जैसे हालात बन रहे हैं। मौसम विभाग ने जिन जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है उनमें कोरिया, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़, मुंगेली, जांजगीर चांपा, रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और बालोद, राजनांदगांव, बेमेतरा जैसे जिले शामिल हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ भी छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का दौर जारी है और जगह जगह जलभराव जैसे हालात बने हुए हैं। कई बांध के गेट खोले गए हैं और निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। तो प्रदेश की कई ऐसी नदियां, तालाब, बांध पानी से लबालब हो चुकी हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में मौसम ने करवट बदली है। बारिश की अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां पर भारी बारिश से 10 से अधिक बस्तियों में जलभराव जैसे हालात बने। दूसरी तस्वीर हम आपको बिलासपुर की दिखा रहे हैं, जहां पर तेज बारिश से अरपा नदी उफान पर है, जिसके चलते नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। तीसरी तस्वीर है भाटापारा की, जहां पर लगातार तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। चौथी तस्वीर बेमेतरा की है, जहां पर भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। और 5वीं तस्वीर बलौदाबाजार की है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पानी से तरबतर, भाटापारा, बिलासपुर, रायपुर की तस्वीरें और आसपास के जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। बिलाईगढ़ में भी देखिए कुछ ऐसा ही देखने को मिला। बेमेतरा में भी जो मंदिर हैं वो पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन लोगों की भी मजबूरी है, उनको घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है रोजमर्रा के कामों के चलते।
ऐसे में पानी निकासी की व्यवस्था अगर पहले से की जाती, कुछ प्री प्लानिंग होती, तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। हालांकि अब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद हैं और कोशिशें की जा रही हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल में किया जा सके। वहीं रायपुर में भी तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते पुलिस कॉलोनी का हाल बुरा हो चुका है। यहां पुलिस वालों के घरों में पानी का पहरा है। आलम यह है कि कई परिवारों को घर छोड़ना पड़ा है। हमारी बंसल न्यूज की टीम ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। बारिश हो रही है, उसका खामियाजा कई घरों को जो निचले इलाकों में है उनको भुगतना पड़ रहा है। पुलिस लाइन में हम खड़े हैं इस वक्त, वो पुलिस जो कि कोरोना वॉरियर्स बनकर सभी की रक्षा कर रहे हैं। उनके घरों में, उनकी कॉलोनी में आप देख सकते हैं घरों में किस तरीके की बुरी स्थिति हो गई है। ये एक घर में है एक पुलिसकर्मी के, और इनके घरों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बुरी हालत है। पूरा घर पानी से लबालब भर गया है और पूरा सामान इनके घर का ख़राब हो चुका है। क्या लकड़ी के फर्नीचर और क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान, सभी की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। और परिवार में 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिनको अब ये परिवार पूरा यहाँ से इस घर को छोड़ने को मजबूर हो रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, ये पूरी स्थिति आप यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा घर इस वक्त पानी भरा हुआ है यहाँ पर और भारी दिक्कतों का इस परिवार को सामना करना पड़ रहा है। परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं। मैडम, ये कब से दिक्कत आप लोगों को हो रही, क्या है ये दिक्कत? हम तो काफ़ी सालों से इस दिक्कत, इस परेशानी से गुजर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे मीडिया के मतलब उसमें आप लोग आए हैं पूछने के लिए, और नहीं तो कोई नहीं। हम लोग हर साल कंप्लेन करते हैं, बरसात से पहले उधर सफाई करवा दीजिए, उधर का थोड़ा निकासी की व्यवस्था कर दीजिए, क्योंकि जल निकासी की अगर सही व्यवस्था नहीं रहेगी तो फिर परेशानी तो होगी ही। बस अंतर इसमें ये रहता है परेशानी में कि किसी साल कम परेशानी का सामना करना पड़ता है, किसी साल ज़्यादा परेशानी का। पानी तो हर साल आता है। तो आपके सामान भी खराब हो जाते हैं? हाँ, होते हैं। ये सब हमने दोबारा लिए हैं। जब हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो हमारे पास कुछ चीज़ें दूसरी थी, खराब हुई, तो फिर कुछ दूसरी ली। अब कैसे करेंगे? ये परिवार के सामने बड़ी दिक्कत पैदा हो गई है और हर साल ये दिक्कत होती है और परिवार को घर छोड़ देना पड़ता है। पानी से पूरा घर लबालब भरा है और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर तमाम सामान इनके ख़राब हो गए हैं। हर बार इनको नया सामान खरीदना पड़ता है और कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, जिसकी वजह से प्रताड़ित होने को ये परिवार मजबूर है। जब भी बारिश आती है इनका दिल धड़कने लगता है कि इस बार कितना पानी भरेगा, कौन सा सामान खराब होगा और कितने दिनों के लिए इनको घर छोड़ना पड़ेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो देखा आपने, पानी निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते हम इस पे लगातार जोर दे रहे हैं कि अगर पहले से इसकी प्री प्लानिंग की जाती तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। छत्तीसगढ़ में महानदी और उसकी सहायक नदियां भी उफान पर हैं, जिससे जो तटीय इलाके हैं वहां पे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अब आपको 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से बारिश यहाँ पे हो रही है और लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। महानदी अब गाँव, बस्तियों और सड़कों पर उतर आई है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो ऊपर पे टॉप पे आप देख रहे हैं वो महानदी उफान पर आ गई है, जिसके चलते घरों तक ये पानी घुस गया है। अब बिलाईगढ़, चंद्रपुर, जांजगीर चांपा और गरियाबंद की तस्वीरें देखिए। इन जिलों में भी जलभराव जैसे हालात बन चुके हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं और ये तस्वीरें उन दावों की पोल खोल रही हैं कि अगर पहले से यहाँ पर पानी निकासी की व्यवस्था के लिए कुछ सोचा गया होता तो आज ऐसे हालात नहीं बनते। अब जब स्थितियां कंट्रोल के बाहर आ चुकी हैं, अब प्रशासन जागा है, अब प्रशासन मुस्तैद दिखाई दे रहा है। अब जगह जगह टीम्स को तैनात किया गया है ताकि पानी निकासी की यहाँ पे व्यवस्था हो सके। बिलाईगढ़, चंद्रपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, यहाँ पर जो हाल है वो पानी के चलते काफी ज्यादा बेहाल दिखाई दे रहा है। लोग खासे परेशान हैं, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब बात कवर्धा की करते हैं। यहाँ क्षीरपानी बांध के पास बड़ी संख्या में लोग मछली पकड़ने पहुंच गए। अपनी जान को जोखिम में डालकर लोग मछली पकड़ने के लिए दिखे। इस लापरवाही में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन मछली के मोह में लोग अपनी जान की फिक्र करना ही भूल गए।
तो एक तरफ तो प्रशासन पर कई सवाल उठ रहे हैं कि पानी निकासी की पहले से आखिर क्यों नहीं व्यवस्था करके रखी, वहीं दूसरी ओर इन लोगों की भी लापरवाहियां निकलकर सामने आ रही है। क्यों आखिर अपनी जान को जोखिम में डालकर ये लोग यहां पर पहुंचे? मछली पकड़ने के मुंह में अपनी जान की फिक्र ही ये लोग भूलते हुए दिखाई दिए और इस दौरान बड़ा हादसा हो जाता है। तब सवाल प्रशासन पे उठते हैं, लेकिन इस गैर जिम्मेदाराना रवैये के पीछे इन लोगों को ही जिम्मेदार माना जाना चाहिए। वहीं दुनिया में मिनी नियाग्रा के नाम से पहचाने जाने वाले चित्रकूट जलप्रपात की आज खूबसूरती आपको दिखाएंगे, जो कम ही देखने को मिलती है। इस साल चित्रकूट अपने शबाब पर है और इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रशांत गजभिया। चित्रकूट जलप्रपात को आप देख सकते हैं, बरसात के मौसम में चित्रकूट जलप्रपात अपने पूरे शबाब पर है और ये इंद्रावती नदी का पानी है जो 95 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसको देखने यहाँ जो सैलानी पहुँचते हैं वो इसको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस चित्रकूट जलप्रपात को देखने देश ही नहीं विदेश से भी सैलानी बरसात के मौसम में पहुँचते हैं, लेकिन फिलहाल कोरोना संकट काल के चलते बस्तर के सारे पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया गया है, जिसके चलते चित्रकूट जलप्रपात अपनी खूबसूरती को निहारने के लिए पहुंचने वाले सैलानियों का इंतजार कर रहा है। लेकिन फिलहाल कोई भी सैलानी यहां पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और कब तक इस खूबसूरत नज़ारे को लोग देख पाएंगे, कब तक चित्रकूट जलप्रपात और अन्य पर्यटन स्थलों को यहां पर खोला जाएगा, इस बात की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अपने पूरे शबाब में बरसात के मौसम में चित्रकूट जलप्रपात होता है, साथ ही साथ बस्तर के अन्य पर्यटन स्थल भी बरसात के मौसम में देखने लायक होते हैं और इसको देखने के लिए जो देश विदेश से सैलानी पहुंचते हैं वो इनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ प्रशांत गजभिया, बंसल न्यूज, चित्रकूट। वहीं दुर्ग में शिवनाथ नदी उफान पर है। यहां मोगरा और खरखरा बांध से भी पानी छोड़ा गया है। यहां खतरे के बीच लोग सेल्फी लेने पहुंच रहे हैं और इसका जायजा हमारी टीम ने लिया है। हमारी संवाददाता अनुभूति ठाकुर वहां पहुंची। देखिए, पिछले 40 घंटे से दुर्ग जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी जो है उसका जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। 30 फीट ऊपर, तकरीबन 30 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। एनीकेट की बात की जाए तो एनीकेट से भी तकरीबन 20 फीट ऊपर से जो मेरा एनीकेट में इस वक्त मैं खड़ी हूँ वहाँ से तकरीबन 20 फीट ऊपर से ये पानी बह रहा है। लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई है, लेकिन आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर मेले सा माहौल है। लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर लुत्फ उठाने पहुँचे हुए, लेकिन कितना खतरनाक हो सकता है इसका ज़रा भी अंदेशा लोगों को नहीं है। मोगरा जलाशय से 40,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है आज और पानी यहाँ से छोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जल स्तर जो है कल इस रोड तक पहुँच जाएगा, जिसके बाद ये स्थिति और भी भयावह हो जाएगी। जो आसपास के जो इलाके हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। अगर लगातार इसी तरह से बारिश होती रही तो निश्चित तौर पर जो है चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है। बंसल न्यूज़ के लिए दुर्ग से अनुभूति भाकरे ठाकुर। वहीं जांजगीर चांपा में मूसलाधार बारिश से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। हालात ये हैं कि शिवजी नारायण में महानदी खतरे के निशान के ऊपर पहुंच चुकी है। महानदी पर बने पुल से ऊपर पानी बह रहा है और पुल पर आवाजाही बंद करने के लिए पुलिस को भी तैनात कर दिया गया है। आसपास के मोहल्लों को खाली कराया जा रहा है। तो ये तस्वीर आपको जांजगीर चांपा की दिखा रहे हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की आप तक तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं कि किस कदर वहाँ पे मौसम का कहर देखने को मिल रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने घरों में रहें, सतर्क और सावधान रहें। जांजगीर चांपा के बाद अब बात बलौदाबाजार की करते हैं। यहां पर भी बारिश के कारण हालात काफी खराब हैं। बाढ़ की चपेट में 2 गांव आ चुके हैं। पनगांव और मगर चप्पा के 80 घर पानी में डूब चुके हैं। इतना ही नहीं, जहां तक नजर जा रही है पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। चाहे खेत हो, सड़क हो, मंडी, सब पर पानी का पहरा है। हालांकि ग्रामीणों के घरों को हुई क्षति का आकलन कर संयुक्त कलेक्टर ने मुआवजा देने की मांग की है।